बच्चों नमस्कार। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप घर पे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम रिमझिम क्लास 5 पढ़ रहे थे और उसमें 3 लेसन कवर कर चुके हैं। आज ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हमें काफ़ी सारी मस्ती की, हमने कविताएं पढ़ी, हमने लोक कथाएं पढ़ी, हमने फसलों के त्यौहार में अलग अलग फसलों के बारे में और त्योहारों के बारे में जाना। इसी तरीके से आज भी हम आगे बढ़ते हुए एक नई चीज़ सीखेंगे। बच्चों, जो कलाकारी होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, जो प्रतिभा होती है, वो छोटे बच्चे में भी होती है और बड़े में भी होती है। छोटे बच्चे भी आपने देखा कितने एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं। तो ऐसे ही एक छोटे से बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत बड़ा कलाकार था। वो कौन सी कलाकारी में था, आज हम इसी लेसन में पढ़ेंगे। जैसे आप भी जब छोटे हो, अभी छोटे हो आप, तो आपको भी कई ऐसे काम आते होंगे जो कि बहुत दूसरों से नहीं बन पाते हैं। दूसरे सोचते रह जाते हैं कि ये काम इसने इतने अच्छे से कैसे कर दिया। ओके, तो आप भी कलाकार हो, तो आपके जैसा एक छोटा सा प्यारा बच्चा था, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है दोस्तों नन्हा फनकार। ओके, जैसे नाम से पता चल रहा है नन्हा फनकार। तो नन्हा का मतलब होता है छोटा, फनकार का मतलब होता है कलाकार, आर्टिस्ट। ओके, तो एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा था, वो कलाकार था, उसमें प्रतिभा थी। क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक एक लड़का एक चकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। एक छोटा सा बच्चा था, ये वाला बच्चा, एक लाल रंग का चकोर पत्थर था, उसके पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई, यानी कि कुछ भी काम करने से पहले हम भगवान का नाम लेते हैं ना, ऐसे ही। और छेनी और हथौड़ा, हथौड़ा पता है ना, किसी चीज को तोड़ते हैं उससे। और छेनी बच्चों एक औजार होता है, ये इसके हाथ में है ना, ये औजार, ये औजार थी, छेनी है, ये हथौड़ा, ये छोटा सा बच्चा है। बात समझ में आई? छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। जुट गया मतलब लग गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू कर दिया था। तो कुछ ये बना रहा था डिजाइन, पत्थर के ऊपर घंटियों के डिजाइन बना रहा था, कड़ियों के डिजाइन बना रहा था। कड़ी मतलब चैन टाइप का होता है। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई। अधबनी मतलब बिना कंप्लीट नहीं थी वो, ठीक है, आधी बनी हुई थी। छेनी की नोक टिकाई, नोक का मतलब अगले वाला सिरा, ये वाला सिरा इस पे टिका दिया। ये देखो बच्चों, ये घंटी है ना, ये वाली घंटी ये बना रहा है और इस पे इसको नोक टिका दी इसने, ठीक है, छेने की। और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी मतलब डिजाइन बनाने लगा। ओके बच्चों, हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव मतलब कट जाता, मतलब जैसे हथौड़ा को छीनी पर मारते हो, छीनी से क्या बन जाता, पत्थर कट जाता, कटा उभरता, उससे पत्थर की किरचे छितरा जाती, मतलब पत्थर के टुकड़े हो जाते छोटे छोटे। और वह आंखें सिकुड़ लेता है, ताकि मेरी आंख में कोई पत्थर का टुकड़ा ना चला जाए, ठीक है, कंकर ना चली जाए। साथ साथ धीमी धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता है, वह कुछ गाना गाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतरास का मतलब इसके आसपास में जो इसके साथी थे, जो भी तराशने का काम करते थे। संग मतलब साथ में, त्रास का मतलब तराशने का काम, भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरें और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। इसका पापा जो उसे बोल देता था, यानी इसका पापा भी यही काम करता था, ठीक है, जैसे भी वह बता देता वैसे ही यह कर लेता। बहुत समझदार था, बहुत इंटेलिजेंट था। अब तक उसने नक्काशी में जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बताना सबसे मुश्किल था, यानी कि सबसे मुश्किल काम यही था। बाकी काम तो इसने आसानी से कर लिए थे। केशव जानता था कि एक दिन वैसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां मतलब जाली होती है ना बच्चों, ऐसे जाली होती है ऐसे, बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे डिजाइन, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक है। ये सोचा एक दिन मैं ऐसा पक्का करूंगा, जब सब डिजाइन मैं पत्थरों पर डिजाइने बनाने लग जाऊंगा। उसी ठीक उसी तरह
उनके पिता बनाते हैं। ठीक है, जैसे उनके पिता बनाते थे वह भी वैसा ही काम करेगा एकदम। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पिताजी गुजरात को छोड़ करके आगरा में आके बस गए थे। यानी गुजरात में रहते थे पहले वो, और फिर आगरा में आ गए थे। ठीक है, बहुत टाइम पहले की बात है। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। आगरा में किला बच्चों, किला मतलब राजा अपने रहने के लिए बनवाते थे, दुश्मनों से सुरक्षा के लिए बनवाते थे, और वो रहते थे, उसकी फैमिली रहती थी। और वह राजा जो बादशाह अकबर था ना, मुगल साम्राज्य का एक राजा था अकबर। ठीक है, तो उस समय अपने आगरे का किला बनवा रहे थे, और केशव और उसके पापा को यहीं पर काम मिल गया। और केशव का जन्म भी कहाँ हुआ था बच्चों? आगरे में ही हुआ था। समझ में आ रहा बच्चों? आगे देखो बच्चों, उसे, ठीक है, हमने बताया था आगरे में जन्म हुआ था उस बच्चे का। उसे गुजरात के पुश्तैनी, पुश्तैनी गांव का मतलब होता है बच्चों जहाँ पे आपके दादा परदादा रहते थे। पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां, और अब सिकरी, सिकरी जगह का नाम है, बस यही उसका घर था। फतेहपुर सिकरी, ये आगरा में ही जगह। चारों ओर हो रहे छेने हथौड़ों के ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। आहट मतलब आवाज, कदमों की आहट। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये कितनी घंटियां सुंदर है, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? वह बोला, अच्छा, देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं। केशव ने बड़ी तलखी मतलब हाजिर जवाबी, ठीक है, से जवाब दिया, दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूं। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। कौन था बच्चों ये आदमी? ठीक, आगे हम पता करेंगे इस चीज का। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। कद मंझोला मतलब छोटे कद का, कद मंझोला। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे गहरे लाल बाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे, यानी पगड़ी डाल रखी थी उसने। लगता है कोई बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। उसने सोचने लगा यह कोई बड़ा आदमी है, इसने मोतियों की माला डाल रखी है और उंगलियों में अंगूठी डाल रखी है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें, यानी कि मूछें हैं। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का मुआवना कर ही रहा था, तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा, नक्काशी मतलब डिजाइन, पत्थर पे डिजाइन बन रखा था, उसको नक्काशी बोलते हैं, इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसे किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुने। कोई तेजी से उसकी दौड़ आ गया। वो दोनों, केशव और वो आदमी, आपस में बातें कर रहे थे। कोई तीसरा आदमी उधर दौड़ता हुआ, भागता हुआ आया। यह कोई और नहीं, महल का पहरेदार था। जो आदमी भागता हुआ आया था वह कोई और नहीं था बच्चों। कौन था? महल का पहरेदार। पहरेदार होता है ना, जैसे सिपाही होते हैं, गार्ड होते हैं, ऐसे ही पहरेदार होते हैं। हुजूर माफ करे, मुझे आपके आने का पता नहीं चला। वह पहरेदार उस आदमी को देखकर बोला जिससे वो बच्चा बात कर रहा था, केशव बात कर रहा था। हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर बोचंके से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हजूर आला आपके सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने?
झुककर सलाम करे इन्हें, यानी कि केशव जिसके सामने था बच्चों वो राजा अकबर ही था और ये केशव था। ठीक है, ये मोतियों की माला है, ये उसके सर पे बाल है, ये पगड़ी है, ये मूछें हैं। ठीक, बता रखा है ना इन्होंने। अब केशव का माथा ठनका। माथा ठनका ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होश अक्के बक्के रह जाना, आश्चर्यचकित होना। उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था, बदहवासी में, मतलब जल्दी से, ऐसे ही छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से खड़ा हो गया। अरे कहीं यह बादशाह अकबर तो नहीं? ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा, यानी कि मासूम नजरों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। अकबर को लगा हम अच्छे से बात कर रहे थे, पहरेदार ने आके सारा काम बिगाड़ दिया। मैं कितने अच्छे से केशव के साथ में बात कर रहा था, अकबर सोचने लगा। उन्होंने खींचकर थोड़ा सा गुस्से में पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था, मतलब पजल था कि उसे क्या करना चाहिए। वापिस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतजार में खड़ा रहे कि बादशाह जब बोलेगा तभी काम करूंगा। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। ठीक है, उसका दिल धक धक कर रहा था बच्चे का। हाँ, पर वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अकबर इसको देख के मुस्कुरा रहे थे, ये डरा नहीं था। आगे क्या होता है बच्चों? अकबर ने पूछता उससे, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का इंतजाम भी करना होगा, अकबर बोलता उसको। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उसका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया, मतलब जल्दी से भाग के आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है। अकबर उसको बोलने लगे। केशव ने संदेह, मतलब शक, डाउट, संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव शक पका गया। ठीक है, मतलब डर गया। ठीक है, दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता, उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसते हुए बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डालियां ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? यानी कि अकबर ने पिछले ही हफ्ते मिट्टी से भरा हुआ कोई डलिया था, उसको कोई ढो रहा था, उसकी मदद की थी अकबर ने। ठीक है, अकबर बोलता है क्या उससे भी मुश्किल काम है क्या जो मैं सीख नहीं सकता हूं? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और छेनी उन्हें पकड़ाने का सही तरीका सिखाने लगा कि छेनी को पकड़ने के लिए कैसे सही तरीका है। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, ठीक है, जैसे केशव के पिता ने केशव को सिखाया था, ऐसे ही केशव अकबर को सिखाने लगा कि छेनी को कैसे पकड़ते हैं। उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया। मतलब कोयले का पत्थर उठाया और कोयले का टुकड़ा लिया और पत्थर पर लकीरें खींचा और बोला इस तरह डिजाइन बनाना है, और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बड़े ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया, यानी कि जो डिजाइन था वह गहरा बन गया, लंबा गड्ढा हो गया उसमें। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, यानी आराम से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखना, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए। जी हजूर, अकबर को बोलने लगा, जी
आप जैसा बोलते हो ऐसा ही होगा। ओके बच्चों, देखो इतना छोटा सा बच्चा अकबर को भी अपने इशारे पर नचा रहा था। ठीक है, केशव जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में तो उसे मजा आ रहा था। ठीक है, वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर यानी कि बना रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। समझ गए बच्चों? अभी आगे देखो। काम करते करते अकबर पूछ बैठते हैं, केशव सही नहीं क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। वो बोल देता कि ठीक नहीं है। ठीक है, अकबर इत्मीनान नहीं मतलब आराम से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं था कि आसपास में मौजूद सारे संगत रासू ने बड़े कौतूहल से मतलब बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहे सब इकट्ठे हुए। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन बहुत अधिक खूबसूरत लगी। यानी कि वह अपने मन से भी काम कर रहा था, इसके पापा ने जो सिखाया था उसके साथ साथ। लड़की के काम करने को अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे स्वर में कहा, केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। यानी कि बड़े फनकार मतलब कलाकार, बड़े आर्टिस्ट बनोगे। हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतरास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां पर काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, यानी कि खुश हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं जरूर वहां काम करना चाहूंगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता मतलब एक्साइटमेंट। मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी, केशव थक गया था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। बच्चा बोलता है, अपने सिर को पिता की बाहों में सहारे टेकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, बादशाह के पास आगरे में एक से एक बढ़कर खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं, फतेहपुर सिकरी में? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना चाहा, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी तो एक खास कारण है। मैंने सुना है जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से हर वक्त परेशान रहते थे। एक टाइम ऐसा था जब बादशाह अकबर के पास में कोई संतान नहीं थी। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास में सिकरी में गए। ठीक है, उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी। ठीक है, शाहजहां, सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा। केशव को सभी के नाम याद थे। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव ने उन्नीदी आवाज में कहा। मतलब उन्नीदी मतलब नींद आ रही थी केशव को। पिता ने देखा कि उसका लाडला बेटा सो गया। बच्चों, ये कहानी आपको कैसे लगी? देखो कितना छोटा सा बच्चा था, उसके अंदर कितनी कलाकारी थी और वह कितना अच्छा था, वह अपने काम को कितने अच्छे तरीके से करता था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए
ओके बच्चों, और इससे आपने क्या क्या सीखा। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर बेटा, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।